Jai Hind students. Students, today I'm going to start chapter number 2 and the name of the chapter is Basic Accounting Terms. Now what does this mean, basic accounting terms? Means this subject commerce and accountancy in it has been a very new chapter for you, very new subject for you. For this new subject, you must also know some terminologies used in this subject. कुछ ऐसे terms हैं जो आपके लिए नए हैं और आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि what is the meaning of it, right? Because they will be used again and again. These words will be used, these terms will be used again and again. क्यों आपको ये जब जानना ज़रूरी है तो आज इसी चैप्टर के बारे में बात करते हैं और कुछ टर्म्स समझने की कोशिश करते हैं. नंबर 1, बिजनेस ट्रांजैक्शन. नाउ व्हाट इज़ बिजनेस ट्रांजैक्शन? कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या इकोनॉमिक इवेंट जो कि दो पार्टीज़ यानी दो लोगों के बीच या दो फर्म्स के बीच में हो और इसका रिज़ल्ट क्या है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो रही हैं किसी पैसे के बदले में. सीधी सी बात है, आप सब जानते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन. पैसे के बदले में जब आप कोई सामान खरीदते हैं या बेचते हैं तो ये एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है. इसी तरह से सर्विसेज भी एक्सचेंज होती हैं. आपको मालूम है आजकल सर्विसेज भी फेमस हैं, टेलीकॉम इंडस्ट्री वगैरह. नेक्स्ट इज़ अकाउंट. अब ये अकाउंट क्या है? अकाउंट का मतलब है कि जब एक ट्रांजैक्शन को किसी एक पर्टिकुलर हेड के अंतर्गत रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम अकाउंट कहते हैं. यानी कि आपने वो पढ़ा था क्लासीफाइंग में ही आप अकाउंट के पर्टिकुलर हेड बनाते हैं. और पिछले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया भी था कि आपने फर्नीचर ख़रीदा, उसके बदले में कैश दिया, तो इसमें दो अकाउंट प्रिपेयर करेंगे आप, फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट. तो दोनों के ट्रांजैक्शन जो पूरा एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन है दोनों हेड में अलग अलग जगह पे रिकॉर्ड किया जाएगा. और अकाउंट हमेशा टी शेप में प्रिपेयर किए जाते हैं. कैपिटल का मतलब है वो अमाउंट जो कि एक एंटरप्राइज में इन्वेस्ट करता है उसका ओनर, यानी जो मालिक है बिजनेस का वो इन्वेस्ट कर रहा है, वो अमाउंट कैपिटल कहलाता है. कैपिटल ना सिर्फ अमाउंट मनी के रूप में हो सकता है बल्कि किसी एसेट के रूप में भी हो सकता है. ठीक है, कैपिटल एक लायबिलिटी है बिजनेस की ओनर के प्रति. यानी इसका मतलब क्या हुआ कि कैपिटल को लायबिलिटी मानता है बिजनेस के, एक ऐसी लायबिलिटी जो कि इंटरनल लायबिलिटी है. और किसके प्रति है उसकी लायबिलिटी? बिजनेस की ओनर के प्रति. कैपिटल का दूसरा नाम है ओनर्स इक्विटी या फिर नेट वर्थ. कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़. ये एक फॉर्मूला दिया गया है. नेक्स्ट है ड्राइंग्स. अब ये ड्राइंग्स क्या है? जब बिजनेसमैन अपने ही खड़े किए हुए बिजनेस में से कुछ पैसा या गुड्स विड्रॉ करता है, ठीक है, किस काम के लिए? अपने पर्सनल काम के लिए, तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं. ठीक है, अगर पैसा कैश निकाल के ले जाता है तो ठीक है, वो भी ड्राइंग्स कहलाएगा. मगर अगर गुड्स निकाल के लेके जाता है तो हमें गुड्स का रिकॉर्ड तो रखना पड़ेगा कि क्या कितने का वैल्यू का सामान लेके गया. तो वो रिकॉर्ड जो कि ड्राइंग्स हैं गुड्स की वो की जाएंगी रिकॉर्ड कॉस्ट के ऊपर, यानी सेलिंग प्राइस पे नहीं बल्कि कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड की जाएंगी गुड्स की ड्राइंग्स. ड्राइंग्स की वजह से ओनर का इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ करता है. नेक्स्ट इज़ लायबिलिटीज़. लायबिलिटीज़ का मतलब सीधा सीधा है कि अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टुवर्ड्स द ओनर. अगर ऐसा है तो वो इंटरनल लायबिलिटी है और अगर टुवर्ड्स आउटसाइडर्स है तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी है. कहने का मतलब कि सीधी सिंपल भाषा में बोला जाए ना तो लायबिलिटी का मतलब है बिजनेस के ऊपर कर्जे. अब दो तरह के हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल. जो ओनर के प्रति है जैसे कि कैपिटल बोला था अभी, वो है आपकी इंटरनल लायबिलिटी, और जो बाहर वालों के प्रति है वो एक्सटर्नल लायबिलिटी है. लायबिलिटी को आगे फर्दर क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट्स में, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी. नॉन करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जो कि जिसकी पेमेंट करने का समय एक ईयर से ज़्यादा है फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड. यानी कि जब वो लायबिलिटी राइज की है तो उसके एक साल से भी ज़्यादा समय अगर लेते हैं हम पेमेंट करने के लिए तो वो नॉन करेंट लायबिलिटी है.
समझ में आया आपको? करंट लायबिलिटी क्या है? जिसको हम 12 मंथ्स के अंदर अंदर पे कर देंगे फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए आपने 31 अगस्त को एक सामान उधार पे ख़रीदा, कोई भी सामान आपने उधार पे ख़रीदा एक बिज़नेस में। अब ये 31 अगस्त 2019 में ख़रीदा आपने, ठीक है। तो ये ईयर कब, फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज़ हो रहा है? अकाउंटिंग पीरियड 31 मार्च 2020 को क्लोज़ होगा। तो 31 मार्च 2020 के बाद अगर आप एक साल के अंदर अंदर पे कर देते हो उस लायबिलिटी को तो वो करंट लायबिलिटी है। मगर 31 मार्च 2020 के बाद आप एक साल कंप्लीट होने के, यानी 31 मार्च 2021 भी कंप्लीट हो गया, आपने अभी भी पे नहीं की, तो इसका मतलब वो नॉन करंट लायबिलिटी है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज एसेट। एसेट का मतलब है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बिजनेस, यानी एक बिजनेस के पास जो प्रॉपर्टी हैं वो उसके एसेट हैं, जो कि अब कैसी प्रॉपर्टीज़, जो कि इकोनॉमिक बेनिफिट दें फ्यूचर में, ठीक है। इकोनॉमिक बेनिफिट दें फ्यूचर में मींस टोटली बिजनेस को फ़ायदा पहुंचाएं। अब एसेट आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, क्लासिफाई किए गए, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट और फिक्टिशियस एसेट। नॉन करंट एसेट क्या है? नॉन करंट एसेट वो एसेट हैं जो कि लंबे समय के लिए होल्ड किए जाते हैं बिजनेस द्वारा, यानी अपने पास रखे जाते हैं, और इनको होल्ड करने का मकसद, इन एसेट्स को होल्ड करने का मकसद बिल्कुल भी रीसेलिंग नहीं है, यानी कि हम ऐसे एसेट्स खरीदते हैं जो कि हम बिजनेस में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदते हैं, ना कि बेचने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बिज़नेस में एक फर्नीचर लगा रहे हैं, आप बिज़नेस में कहीं कोई फिक्स्ड एसेट के रूप में इलेक्ट्रिसिटी के सामान फिटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब सामान आपके नॉन करंट एसेट में आते हैं, यानी कि जो कि सीधी सीधी बात है, जो कि लंबे समय के लिए आप खरीद रहे हैं और बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि इस्तेमाल करके बेनिफिट अर्न करने के लिए खरीद रहे हैं। अब एग्जाम्पल है नॉन करंट एसेट के, फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड एसेट क्या है? फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर दूसरा नाम है इनका नॉन करंट एसेट, विच आर हेल्ड नॉट टू रीसेल बट विद द पर्पस टू इंक्रीज इट्स अर्निंग कैपेसिटी। फिक्स्ड एसेट वो एसेट हैं जो कि इसलिए अपने पास रखे जाते हैं कि हम अपने बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज़ कर सकें, ना कि इसलिए कि हम उसे बेचें। अब अर्निंग कैपेसिटी कैसे इंक्रीज़ हो सकती है बिज़नेस की अगर हम फिक्स्ड एसेट रखेंगे? ऑब्वियस सी बात है, आपकी मशीनरीज़ हैं, आपको प्रोडक्शन दे रही हैं, तो इसका मतलब वो आपको अर्न करके दे रही हैं, ठीक है। आपका फर्नीचर है, फर्नीचर आपने लगाया ही इसलिए था कि कंफर्टेबल जोन में रह सकें आप उस टाइम पीरियड में, जितने समय में आप बिज़नेस प्रेमिसेस के अंदर हैं, तो वो फर्नीचर भी आपको अर्निंग कैपेसिटी आपकी इंक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि आपकी एबिलिटीज़ इंक्रीज़ कर रहा है। अब फिक्स्ड एसेट कैसे क्लासिफाई हो रहा है? टैंजिबल एसेट और इनटैंजिबल एसेट। टैंजिबल एसेट्स वो हैं जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, यानी आप देख सकते हैं, छू सकते हैं उन एसेट्स को। एग्जाम्पल क्या है उनके? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। इनटैंजिबल एसेट्स क्या है? इनटैंजिबल एसेट्स वो हैं जिनको आप देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, उनका यानी कि उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। एग्जाम्पल पेटेंट्स, गुडविल, ट्रेडमार्क्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर। अब पेटेंट्स क्या है? जब कोई व्यक्ति अपनी किसी फॉर्मूलाज को या किसी चीज़ को अपने नाम पर रजिस्टर करा लेता है, वो कहलाता है पेटेंट। गुडविल आप अच्छे से जानते हैं इस शब्द को, यानी कि आपकी बहुत अच्छी अगर रेपुटेशन है मार्केट में, तो वो रेपुटेशन आपको ज़्यादा अर्न करने में आपकी मदद करेगी, ठीक है। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क आपने देखा होगा, बहुत से सामान में ट्रेडमार्क लग के आता है, आप उस ट्रेडमार्क को, उस सिंबल को देखते ही पहचान जाते हैं कि ये सामान किस कंपनी, किस फर्म का है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, वो तो आप जानते हैं, आप देख नहीं सकते हैं, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है सॉफ्टवेयर का, मगर फिर भी आप उसे यूज़ करते हैं और बेनिफिट अर्न करते हैं।
नेक्स्ट इज करंट एसेट। करंट एसेट्स क्या है? वो एसेट जो कि एक एंटरप्राइज, एक फर्म अपने पास इसलिए रखती है, बहुत छोटे समय के लिए रखती है, और इसलिए रखती है ताकि उसे जल्दी से कैश में कन्वर्ट किया जा सके। कैश में कन्वर्ट किया जा सके का मतलब जल्दी से उसकी पेमेंट की करके उस जल्दी से उसको बेच के अर्न कर किया जा सके। अब यहाँ पे खाली बेचना ही नहीं होता है, बल्कि अर्न करने के लिए कुछ और भी चीज़ें हैं। गुड्स आप जल्दी ज़्यादा समय नहीं रखते हो। गुड्स मीन्स आपके बिजनेस का सामान, आप क्या उसे अपने पास लंबे समय के लिए रखते हो? नहीं, जल्दी जल्दी बेच कर उससे अर्न करना चाहते हो। डेटर्स यानी उधार पे जिन्होंने आपसे सामान लिया है वो कुछ ही समय में आपको पेमेंट कर देते हैं, यानी कि जल्दी कैश आ जाएगा वहाँ से। प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब ये प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट क्यों हैं? क्योंकि आपने एडवांस में इसकी पेमेंट कर रखी है और बहुत जल्दी उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। फिक्टिशियस एसेट। थर्ड कैटेगरी एसेट की क्या थी? फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट दरअसल एसेट ना तो टेंजिबल है और ना ही इनटेंजिबल एसेट है। ये दरअसल वो लॉसेस हैं जिनको कुछ सालों में राइट ऑफ कर दिया जाता है। ठीक है, राइट ऑफ कैसे किया जाता है? यानी कि इतने बड़े अमाउंट के खर्चे हो जाते हैं ये कि उनको एक साल में आप अगर दिखा देंगे तो वो लॉस में आपके फर्म को धकेल के ले जाएंगे। तो इसलिए आप क्या करते हो? उन एक्सपेंसेस को, उन एक्सपेंडिचर को टुकड़ों में बांट देते हो, यानी इंस्टॉलमेंट्स में बांट देते हो, और हर एक इंस्टॉलमेंट को हर साल दिखा देते हो कि मेरा इस साल इतना खर्चा हुआ है उस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो जो बच गया खर्चा जो कि आप नहीं दिखा पाए हो इस साल, वो कहलाता है आपका फिक्टिशियस एसेट। एग्जाम्पल है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सच एज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। यानी कि आप इसको मैं बहुत छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। आपने किसी बड़े फिल्म स्टार के साथ एक अपने फर्म के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट बना लिया, उसने बड़ी सी पेमेंट ले ली, यानी आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हो गया बहुत बड़े अमाउंट का। अब आप उसको एक साथ एक ही साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखा सकते हो अपना एक्सपेंस, तो आप क्या करोगे? छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांट दोगे और हर साल एक छोटा टुकड़ा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस के तौर पे दिखा दोगे। जो नहीं दिखा पाए एक्सपेंस के तौर पर, यानी बचा हुआ एक्सपेंडिचर है, वो आपका फिक्टिशियस एसेट है। नेक्स्ट इज रिसिप्ट। अब ये रिसिप्ट क्या है? अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग गुड्स, सर्विसेज और एसेट। यानी हर वो पैसा जो आपके पास गुड्स बेचने से आ रहा है, या सर्विसेज किसी को आप दे रहे हैं तो आ रहा है, या एसेट बेचने पर आ रहा है, वो आपकी रिसिप्ट है। रिसिप्ट आपकी दो तरह की हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब है जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में की एक्टिविटीज़ से जो पैसा आ रहा है या आने वाला है, वो आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट है। जैसे कि आप गुड्स बेच रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, और बिज़नेस का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं बाहर किसी डिपॉजिट, कहीं बाहर किसी और बिज़नेस में या किसी डिपॉजिट्स में, ठीक है, तो वो भी आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगी। वहाँ से जो पैसा आएगा वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगी। अब कैपिटल रिसिप्ट क्या है? कैपिटल रिसिप्ट का मतलब है कि जो रेवेन्यू नेचर की नहीं है रिसिप्ट, यानी कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से पैसा नहीं आ रहा, बल्कि वो अमाउंट जो रिसीव कर चुके हैं हम या रिसीव करने वाले हैं उन ट्रांजैक्शन से, जो कि हमारे कभी कभार बिजनेस की लाइफ में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब है वो अमाउंट जो कि खर्च किया जाए या लायबिलिटी क्रिएट की जाए एक एसेट को परचेज़ करने के लिए, गुड्स को परचेज़ करने के लिए या सर्विसेज को परचेज़ करने के लिए। ठीक है, समझ रहे हैं आपको? यहाँ पे एक्सपेंडिचर का मतलब है वो पैसा या लायबिलिटी क्रिएट की जाए या पैसा खर्च किया जाए। लायबिलिटी क्रिएट करने का मतलब उधार पे ख़रीदा जाए क्या क्या सामान, या तो कोई एसेट या गुड्स या सर्विसेज। अब एक्सपेंडिचर की एसेट, गुड्स और सर्विसेज की वजह से ही एक्सपेंडिचर की 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं।
नंबर 1 कैटेगरी है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो पैसा है जो खर्च किया जाता है किसी एसेट को एक्वायर करने के लिए, यानी एसेट को पाने के लिए, यानी एसेट खरीदने के लिए, सीधी सिंपल भाषा में बोला जाए तो। और या फिर पहले से ही हमारे पास कोई एसेट है मगर उसको सही करने के लिए, यानी उसकी हालत ख़राब हो गई, उसको सही करने के लिए बहुत अमाउंट खर्च हो गया, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अब ये जो एग्जिस्टिंग एसेट है, यानी जो हमारे पास पहले से है एसेट, उसके ऊपर उसे इम्प्रूव करने के लिए उसके ऊपर खर्च किया, क्यों किया? ताकि उस एसेट की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज़ की जा सके, यानी एसेट की हालत और अच्छी की जा सके ताकि वो हमें ज़्यादा कमा के दे सकें। इट मे बी incurred टू एक्वायर tangible और intangible एसेट। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि टैंजिबल एसेट ले रहे हैं हम या इंटेंजिबल एसेट, सीधी सी बात है, मगर एक एसेट को ख़रीदने में जो पैसा खर्च किया जाए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। नेक्स्ट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है वो पैसा जो खर्च किया जाए जिसका कि बेनिफिट हम एक अकाउंटिंग पीरियड में ले सकें, यानी कि आप पैसा खर्च कर रहे हैं ताकि फ़ायदा उठा सकें एक ही साल में, लंबे समय के लिए नहीं। एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपने जो सामान बेचा उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आई, कितनी लागत आई, वो कॉस्ट आपने खर्च करी, क्यों करी? क्योंकि आपको प्रॉफिट अर्न करना था। आपने सैलरीज पे की अपनी फर्म में, क्यों पे की? क्योंकि वर्कर्स से काम लेना था ताकि हम अपने प्रोडक्ट सेल कर सकें और प्रॉफिट अर्न कर सकें। आपने रेंट भी इसीलिए पे किया, आपने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस भी इसीलिए पे किया ताकि आप प्रॉफिट अर्न कर सकें। थर्ड है आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी ये वो एक्सपेंडिचर है जो कि टुकड़ों में बांट दिया जाए और धीरे धीरे हर एक अकाउंटिंग पीरियड में थोड़ा थोड़ा अमाउंट राइट ऑफ किया जाए। और ये इसलिए किए जाते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ताकि हम इसका बेनिफिट लंबे समय तक ले सकें, सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर में नहीं बल्कि बहुत सारे फाइनेंशियल ईयर्स में हमें इसका बेनिफिट मिलता रहे। और इसका एग्जांपल है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट पर जब हम खर्च करते हैं तो कई सालों तक उसका बेनिफिट अर्न करते रहते हैं। वही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कैपिटल रिसिप्ट्स में, राइट? नहीं, सॉरी, हाँ, जो एक्सप्लेन किया था फिक्टिशियस एसेट में। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर देखा जाए तो फिक्टिशियस एसेट भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सपेंस। नाउ व्हाट इज एक्सपेंस? एक्सपेंस का सीधा मतलब है कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू, यानी जो हम खर्चा कर रहे हैं रेवेन्यू अर्न करने के लिए वो हमारा एक्सपेंस कहलाएगा। एक्सपेंस में भी कैश पेमेंट सच एज सैलरीज, वेजेस, रेंट एक्सेट्रा, writing of a part of fixed asset that is depreciation, amount written off out of a current asset that is bad debts and cost of goods sold। यानी कि एक्सपेंस क्या क्या है आपका? आप सैलरी पे कर रहे हो, वेजेस पे कर रहे हो अपने वर्कर्स को, वो भी एक्सपेंस कहलाएगा। आप किसी फिक्स्ड एसेट को डेप्रिशिएट कर रहे हो, यानी उसकी वैल्यू गिर रही है, वो शो कर रहे हो कि आपको लॉस हो रहा है, वो भी एक्सपेंस कहलाएगा। फिर आप किसी करंट एसेट का कुछ अमाउंट राइट ऑफ कर रहे हो तो वो भी आपका एक्सपेंस कहलाएगा। यानी कि आप बैड डेट्स दिखा रहे हो, बैड डेट्स आगे एक्सप्लेन किए जाएंगे आपको। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी अगर कोई गुड्स आप बेच रहे हो तो उसकी कॉस्ट क्या है, वो लागत भी एक्सपेंस कहलाएगी। एक्सपेंसेस आर प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग। अब एक्सपेंसेस भी दो तरह के हैं, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड एक्सपेंस बहुत अच्छे से आप सब जानते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंस क्या है। मतलब जब आप कोई एक्सपेंस एडवांस में पे कर दें वो प्रीपेड एक्सपेंस कहलाता है और उसका फ़ायदा आप बाद में लेते रहें। प्रीपेड एक्सपेंस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल आजकल बहुत चलन में है और वो क्या है कि आप अपने फ़ोन को एडवांस प्रीपेड सिम ले रखी है आप सब ने और उसका बेनिफिट कुछ महीनों तक लगातार उठाते रहते हैं आप, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हैं कि एक्सपेंस ड्यू हो गई है, यानी समय हो गया है पेमेंट का मगर आप उसे अभी पे नहीं कर पाए हैं, वो कहलाते हैं आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। नेक्स्ट इज इनकम। द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस इज कॉल्ड इनकम। रेवेन्यू और एक्सपेंस के बीच का जो डिफरेंस है वो कहलाता है आपकी इनकम। रेवेन्यू क्या है आपको पता चल चुका है, यानी जो आप अर्न, जो कुछ भी आपके पास आ रहा है वो आपका रेवेन्यू है, जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की एक्टिविटीज़ से आ रहा है। और एक्सपेंस क्या है आपका, वो अभी आपने ऊपर पढ़ लिया। तो रेवेन्यू यानी आपकी कमाई में से आपके एक्सपेंस जब माइनस किए जाएं तो वो इनकम कहलाएगी आपकी। इट इंक्लूड्स प्रॉफिट फ्रॉम बोथ ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ये सेंटेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस बन जाता है। सबसे पहले हम ये समझ लें कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या हैं और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब होता है वो एक्टिविटीज़ जो बिजनेस की मेन कोर्स ऑफ बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि अगर आप कोई भी एक प्रोडक्ट ले लीजिए, शू मैन्युफैक्चरिंग ले लीजिए, तो शू मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कहलाएंगी। और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कौन सी होंगी, जो बिज़नेस से रिलेटेड नहीं है मगर फिर भी वो बिज़नेस का पैसा उनमें लगा है, तो उसमें से जो इनकम आ रही, जो भी पैसा आ रहा है वो आपकी इनकम है, जो भी अर्निंग आ रही है उन एक्टिविटीज़ से वो आपकी इनकम कहलाती है। ठीक है, तो इनकम में क्या इंक्लूड होता है, प्रॉफिट जो कि आप बिजनेस एक्टिविटीज़ से अर्न कर रहे हैं, और वो फ़ायदा भी, वो बेनिफिट भी, वो प्रॉफिट भी जो कि नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से आप अर्न कर रहे हैं। नेक्स्ट इज प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट का मतलब है इनकम अर्नड बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, यानी कि जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं और वो क्या होती हैं, सेल ऑफ गुड्स, उससे जो पैसा आए वो आपका प्रॉफिट कहलाता है। प्रॉफिट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट है रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स और सर्विसेज रेंडर्ड एंड इट्स डायरेक्ट कॉस्ट, यानी सेल्स जो आप कर रहे हो और उसमें से उसकी कॉस्ट माइनस कर दी जाए गुड्स की, तो वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। मगर नेट प्रॉफिट क्या है कि टोटल एक्सपेंसेस को टोटल रेवेन्यू से जब माइनस किया जाए तो वो नेट प्रॉफिट निकल कर आता है। टोटल एक्सपेंसेस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं, बल्कि और भी तो बहुत से एक्सपेंसेस होते हैं फर्म में, जैसे कि आपने मैनेजर को सैलरी दी, आपने क्लर्क को सैलरी दी, आपने ऑफिस का रेंट पे किया, आपने ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया। तो ये एक्स्ट्रा खर्चे वगैरह जो होते हैं, ये सारे एक्सपेंसेस को जब टोटल रेवेन्यू से माइनस किया जाए तो वो हमारी कहलाएगी नेट प्रॉफिट। नेक्स्ट इज़ गेन। गेन क्या है कि गेन सबसे ओनर ओनर की इक्विटी को बढ़ाती है फ्रॉम द अर्निंग विच इज़ ऑफ इरेगुलर नेचर, यानी कि गेन कौन सी कमाई है जो कि रेगुलर नहीं है, कभी कभार होती है। इन अदर वर्ड्स इट इज़ द प्रॉफिट फ्रॉम ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस बट आर इंसिडेंटल टू इट, यानी कभी कभार हो जाते हैं ये घटनाएं, ये इकोनॉमिक इवेंट्स, ठीक है, मगर बिजनेस से कुछ हद तक रिलेटेड हैं, इसलिए उनको बिजनेस में ही बिजनेस के प्रॉफिट में ही डाल दिया जाता है। एग्जाम्पल, एक छोटे से कंपैरिजन से समझाती हूँ मैं। आपने जिस चीज़ का आप बिज़नेस कर रहे हो, जिस सामान को बेचने का बिज़नेस कर रहे हो, सपोज़ आप स्टेशनरी की शॉप खोल के बैठे हैं, तो आप स्टेशनरी का जितना सामान है वो आपके लिए गुड्स हैं। उसी स्टेशनरी की शॉप में आपने कुछ फर्नीचर बना रखा है, शेल्व्स बनवा रखे हैं, एक चेयर अपने लिए रखी है, हो सकता है शॉप में आपने एसी भी लगा रखा हो, तो ये सब क्या है, आपके फिक्स्ड एसेट हैं। तो ये फिक्स्ड एसेट आप रोज़ रोज़ नहीं बेच रहे हो, ठीक है। एसी 5 साल पुराना हो गया, आपने बेच दिया, ठीक, आपने बेचा तो उससे आपको फ़ायदा हुआ, आपने अच्छे खासी कीमत पे बेच दिया, तो जो गेन आपको, जो फ़ायदा आपको हुआ फिक्स्ड एसेट बेचने में, वो कहलाएगा गेन फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, वो प्रॉफिट कहलाएगा दरअसल गेन, ठीक है। मगर उसी स्टेशनरी का सामान बेचने पे जो आप कमा रहे हो वो प्रॉफिट कहलाएगा। लॉस, लॉस क्या है, जब आपके एक्सपेंसेस आपके रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाएं, वो आपका लॉस है।
लॉस जो है वो एक बहुत ब्रॉड टर्म है और इसमें ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ दोनों से होने वाले लॉस को डाल दिया जाता है। लॉस खाली बिजनेस की एक्टिविटीज़ से होने वाला लॉस नहीं होता है, बल्कि नॉन रिकरिंग नेचर यानी कि कभी कभार होने वाले इंसिडेंट्स के ऊपर होने वाला लॉस भी इसी कैटेगरी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज परचेजेस। परचेजेस वर्ड किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? जब आप अपने बिजनेस के गुड्स या रॉ मटेरियल्स जो कि गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए उनको खरीदते हो, वो परचेजेस कहलाती हैं। जिनका कि मेन मकसद, वो क्यों खरीदते हो? क्योंकि आपका मेन मकसद उन्हें फर्दर बेचना है। ठीक है, परचेजेस में कैश परचेजेस भी हो सकती हैं, क्रेडिट परचेजेस भी हो सकती हैं। परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड की डिटेल इसलिए नहीं लिखी क्योंकि ये बहुत सिंपल है। परचेज रिटर्न का मतलब है आपने कोई गुड्स खरीदे या रॉ मटेरियल खरीदा, डिफेक्टिव निकला, तो जिससे खरीदा आप उसे वापस करते हो। ठीक है, तो आपने अपनी परचेजेस को रिटर्न कर दिया उसको। ठीक, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड। क्यों रिटर्न आउटवर्ड क्यों वर्ड दिया? क्योंकि परचेजेस आपके पास आई थी बिजनेस में। ठीक है, जब आप रिटर्न कर रहे हो उसमें से थोड़ा सा सामान, तो इसका मतलब वो आपके बिजनेस से बाहर जा रही हैं। दैट इज़ वाई द अदर नेम ऑफ परचेज रिटर्न इज रिटर्न आउटवर्ड। नेक्स्ट इज सेल्स। सेल्स क्या है आपकी? जब आप अपने ही गुड्स को बेचते हो तो वो सेल्स वर्ड यूज़ किया जाता है उसके लिए। गुड्स मीन्स आपके बिजनेस का सामान। कौन सा सामान? जो कि बेचने के मकसद से ही, जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हो, सीधी सी बात है। These may be either purchased for resale or manufactured for sale. It includes both cash and credit sales. क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट वर्ड जो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है इसका मतलब है उधार पे परचेज या उधार पे सेल। इसी तरह से सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड होता है। सेल्स रिटर्न का मतलब क्या है? आपने सामान बेचा, जिसको बेचा उसने कुछ डिफेक्टिव पीस उसमें से छांट लिया, आपको वापस करने आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब वो कहलाएगी सेल्स रिटर्न। फिर है आपका रिटर्न इनवर्ड। इसका दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड, यानी कि जब आपने सेल किए थे अपने गुड्स, तो गुड्स बिजनेस में से बाहर चले गए थे, अब वो व्यक्ति आपको रिटर्न करने आ रहा है, तो इसका मतलब वो गुड्स वापस आपके बिजनेस में एंटर कर रहे हैं, coming in the business premises, back in the business. That is why the other name of sales return is return inward. Next is revenue from operations. Revenue from operations का मतलब है revenue earned from its operating activities, that is sale of goods minus sales return. ठीक है, रेवेन्यू का मतलब है कहाँ से आ रही है कमाई, कहाँ से आ रहा है पैसा बिजनेस में। मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ यानी बिजनेस एक्टिविटी से। और बिजनेस एक्टिविटी क्या है? गुड्स को बेचना। मगर गुड्स को बेचने के बाद अगर कोई रिटर्न हुई है, सेल्स रिटर्न हुई है, तो उसको माइनस कर देना ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है। नेक्स्ट इज गुड्स। गुड्स क्या है? वो फिजिकल आइटम्स जिसको जो कि आपने परचेज किए थे सेल करने के लिए। इसका दूसरा नाम है स्टॉक इन ट्रेड। अब ये स्टॉक क्या है? इट इज़ टैंजिबल एसेट हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर सेल। स्टॉक क्या है? टैंजिबल एसेट, यानी आप जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो टैंजिबल एसेट है एंटरप्राइज का। और वो किस लिए? फॉर सेल, ना कि अपने पास रखने के लिए सालों साल तक, बल्कि बेचने के लिए। स्टॉक ओपनिंग स्टॉक होता है और क्लोजिंग स्टॉक होता है। अब ये ओपनिंग स्टॉक क्या है और क्लोजिंग स्टॉक क्या है? देखिए, जब आप जो अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्ट करते ही आपके पास कुछ पिछला माल बचा हुआ है, वो कहलाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक। जब आप अकाउंटिंग पीरियड एंड कर रहे हो, कुछ माल आपका बिका नहीं, बच गया, वो कहलाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, काइंड्स ऑफ स्टॉक। स्टॉक ऑफ गुड्स, कौन से गुड्स? फिनिश्ड गुड्स, यानी कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपका माल पूरी तरह से तैयार है बिकने के लिए, मगर बिका नहीं। रिमेनिंग अनसोल्ड, वो गुड्स जो कि अनसोल्ड रह गए यानी बिक नहीं पाए, वो कहलाते हैं आपके स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, ये जो स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स हैं जो कि बिक नहीं पाया, उसको जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना है तो वो कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो भी कम है दोनों में से, यानी नेट रियलाइजेबल वैल्यू मीन्स मार्केट वैल्यू, दोनों में से जो कम है, या कॉस्ट कम है तो उस पर दिखाएंगे बुक्स में, अगर मार्केट वैल्यू कम है तो उस पर दिखाएंगे बुक्स पे। नेक्स्ट इज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल।
स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब है अगर आप प्रोडक्शन यूनिट चला रहे हैं तो रॉ मटेरियल परचेज करके रखा हुआ है आपने, कुछ रॉ मटेरियल एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड अनयूज्ड पड़ा रह गया, बच गया है, तो वो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में गिना जाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है कि आपकी प्रोडक्शन यूनिट है, काम चल रहा है, सामान बन रहा है, मगर कुछ चीज़ आधी अधूरी बनी पड़ी हैं, पार्टली फिनिश्ड गुड्स, और अकाउंटिंग ईयर क्लोज किया जा रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर की जा रही हैं, तो जो ऐसा आधा अधूरा बचा बना हुआ सामान है वो वर्क इन प्रोग्रेस के स्टॉक में गिना जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब है वो अमाउंट एक एंटरप्राइज का जो कि वो रिसीव करेगा अगेंस्ट गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस के एक्टिविटीज़, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मीन्स बिजनेस एक्टिविटीज़, डेली बिजनेस एक्टिविटीज़ में सामान बेचने पर अमाउंट जो मिलने वाला है, गुड्स बेचने पर जो अमाउंट मिलने वाला है वो ट्रेड रिसीवेबल्स में गिना जाता है। अब ट्रेड रिसीवेबल्स किसको कहा जाएगा? सम टोटल ऑफ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। सम टोटल ऑफ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल का मतलब क्या है कि डेटर्स कौन होते हैं? वो व्यक्ति जिनको हमने सामान उधार पर दिया है, ठीक है, एंटिटी ऑन क्रेडिट, सोल्ड ऑन क्रेडिट। व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो जिन व्यक्ति यानी उधार पे जिनको सामान बेचा है वो हमारे डेटर्स हैं। बिल्स रिसीवेबल क्या है? जब हमने उधार पे सामान बेचा, अपने डेटर, वो व्यक्ति हमारा डेटर बन गया, तो डेटर ने एक्सेप्ट कर लिया, हमने लिख के दिया एक बिल रिसीवेबल, एक डॉक्यूमेंट लिख के तैयार किया और उसने उस पर साइन कर दिया, यानी एक्सेप्ट कर लिया। ये चैप्टर है पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसमें और डिटेल में समझाएंगे जब यहाँ तक आएंगे, ठीक है। तो डेटर जब एक कागज़ एक्सेप्ट कर लेता है जिस पे लिखा है कि वो हमें पे करने को तैयार है, वो अमाउंट जितने का उसने सामान हमसे ख़रीदा है एक पर्टिकुलर डेट पे जो कि बिल पे मेंशन्ड है, ठीक। तो बिल रिसीवेबल इन दोनों को मिला के होगा। डेटर कौन? वो व्यक्ति जिसने हमसे उधार पे सामान खरीदा है, यानी हमने उधार पे उसे बेचा है। बिल रिसीवेबल वही व्यक्ति जब डॉक्यूमेंट पे साइन कर देता है तो वो डॉक्यूमेंट हमारे लिए बिल रिसीवेबल बन जाता है। नेक्स्ट ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स का सीधे सीधे मतलब है कि जब आपने उधार पे सामान परचेज किया है, गुड्स परचेज किए हैं उधार पे, तो वो आपके ट्रेड पेबल्स हैं। जो अमाउंट आपने पे करना है वो ट्रेड पेबल्स हैं। अब अमाउंट पे करना है तो दो तरीके से आपका अमाउंट पेमेंट ड्यू हो सकती है, एक क्रेडिटर्स को और एक बिल्स पेबल पर। क्रेडिटर कौन है? वो व्यक्ति जिनसे आपने उधार पे, क्रेडिट पे सामान खरीदा है, यानी उधार पे खरीदने को हम बोलते हैं क्रेडिट परचेज, उधार पे बेचने को बोलते हैं क्रेडिट सेल्स। तो उधार पे जिनसे सामान खरीदा है वो हैं हमारे क्रेडिटर, ठीक है, हमारी फर्म के क्रेडिटर। बिल्स पेबल क्या है? जब हमने अपने क्रेडिटर के कहने पर उसके द्वारा भेजा हुआ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लिया, साइन कर लिया, और उसके कहने, उस डॉक्यूमेंट के कहे के अनुसार हम उसको पेमेंट करने को तैयार हैं एक फ़िक्स डेट पे जो उस डॉक्यूमेंट पे लिखी गई है, तो उस वो डॉक्यूमेंट हमारे लिए बिल्स पेबल है, क्योंकि हम राज़ी हो गए हैं उस डॉक्यूमेंट पे साइन करने के बाद कि हम पेमेंट करने के लिए तैयार हैं, इसीलिए वो डॉक्यूमेंट हमारे लिए बिल्स पेबल है। नेक्स्ट इज कॉस्ट। कॉस्ट, इतनी देर से बहुत बार कॉस्ट को एक्सप्लेन किया गया, सीधी सी बात है। कॉस्ट मीन्स आपके गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में या गुड्स को सेल करने के लिए जो भी एक्सपेंस किया गया वो कॉस्ट है। नेक्स्ट इज वाउचर। वाउचर क्या है? वाउचर एक एविडेंस है, यानी सबूत है कि एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ है, और ये सबूत किस किस फॉर्म में होते हैं? कैश मेमो, इनवॉइस, रिसिप्ट एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स, आपने कभी किसी केमिस्ट से सामान लिया है, दवाइयाँ ली हैं? जब वो आजकल कंप्यूटर पे बिल बनता है उसके ऊपर लिखा होता है कैश मेमो, क्यों? क्योंकि आप तुरंत कैश पे कर दे रहे हो उस समय, तो यानी कैश मेमो वो सबूत है कि आपने पेमेंट कर दी है, कैश पे आपने सामान लिया है। इनवॉइस का मतलब होता है वो डॉक्यूमेंट जो शो करता है कि आपने क्रेडिट
पे सामान या तो सेल किया है या परचेज किया है। रिसिप्ट, रिसिप्ट मीन्स अब क्रेडिट पे सामान बेचा था, खरीदा था, कैश पेमेंट का समय आया तो जो कैश रिसीव कर रहा है वो आपको रिसिप्ट डॉक्यूमेंट देगा जिसका नाम है रिसिप्ट, जो कि सबूत होता है कि पेमेंट कर दी गई है। नेक्स्ट इज डिस्काउंट। डिस्काउंट मीन्स रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स। नाउ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स मीन्स कि जो गुड्स हम बेचने जा रहे हैं उसके प्राइस को जब हम कम कर देते हैं तो वो डिस्काउंट कहलाता है। और ये वर्ड आप बहुत फेमिलियर हो इस वर्ड से। डिस्काउंट जो अलाउ करते हैं हम वो दो तरह के हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है वो रिडक्शन प्राइस में जब सेलर दे रहा है परचेज़र को गुड्स सेल करते समय। यानी एक सेलर है, एक बिजनेसमैन है, अपने गुड्स बेच रहा है, जो परचेज करने आया है उसको एट द टाइम ऑफ सेल जो प्राइस रिड्यूस करते हैं सेलर, वो ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। कीप दिस इन माइंड, ट्रेड डिस्काउंट इज़ नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाया जाता है, ठीक है। यानी सेल्स मानी जाती हैं आफ्टर द रिडक्शन ऑफ प्राइस, जो अमाउंट है उसको सेल्स मानी जाती है। एक एग्जांपल लेते हैं, आप कोई सामान खरीदने गए, दुकानदार ने बोला 1000 रुपये का सामान है, आपने उसको 900 पे सेट कर लिया कि 900 पे करोगे, तो 100 रुपीज़ ट्रेड डिस्काउंट में गिनेगा वो, और उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाएगा, वो अपनी सेल दिखाएगा कि 900 रुपये की मेरी सेल हुई है। कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है ताकि जो उधार पे सामान ले जा रहा है वो टाइमली उसकी पेमेंट कर सके, ठीक है। यानी कि जो उधार पे सामान ले रहा है उसको एक टाइम लिमिट दी जाती है कि अगर तुमने 3 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में, या जो भी कन्वीनियंस होता है सेलर का, इतने में पेमेंट कर दी इतने समय में, तो तुम्हें कुछ परसेंटेज डिस्काउंट मिल जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया जाता है, ठीक है। कैश डिस्काउंट जो अलाउ करता है उसके लिए वो एक्सपेंस है। यानी मैंने अगर आपको कैश डिस्काउंट दिया तो मेरे लिए वो एक्सपेंस है, आपको वो कैश डिस्काउंट मिला तो आपके लिए वो इनकम है, ठीक है। इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बिल्कुल हमको दिखाना पड़ेगा कि हमने कैश डिस्काउंट दिया है। बैड डेट्स, बैड डेट्स क्या है? बैड डेट्स का मतलब है जो अमाउंट हमने डेटर से लेना था वो अगर हमें नहीं मिल पाया, ठीक है, हम डेटर से अमाउंट नहीं ले पाए या डेटर हमें पेमेंट नहीं कर पाया और हमें वो अमाउंट को राइट ऑफ करना पड़ रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो वो अमाउंट हम उसको बैड डेट्स कहेंगे, ये हमारा लॉस है। यानी डेटर से हम पैसा नहीं वसूल कर पाए, वो रकम पूरी की पूरी बैड डेट्स हो गई। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट मीन्स स्टेटमेंट जो कि एसेट और लायबिलिटीज़ फर्म की कितनी है एक अकाउंटिंग पीरियड में ये बताए, वो बैलेंस शीट कहलाती है। इसको पहले भी एक्सप्लेन किया जा चुका है। बैलेंस शीट हमारी फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है, हमारी मीन्स बिजनेस की। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का मतलब है जब कोई सामान कोई भी आइटम जिस वैल्यू पर, नॉट सामान, कोई भी आइटम जब जिस वैल्यू पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाई दे रहा है वो उसकी बुक वैल्यू है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कोई भी डायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वो कहलाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। डायरेक्ट कॉस्ट किस चीज़ की? जो गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं या गुड्स सेल करने के लिए अगर आपने कहीं और से भी परचेज़ किए हैं तो जो उसकी गुड्स डायरेक्ट कॉस्ट पड़ रही है वो कहलाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब है फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, यानी आपके एसेट की वैल्यू कम हो जा रही है। किस वजह से? यूज़ करने की वजह से हमेशा होती है। इफ्लक्स ऑफ टाइम, समय बीतने की वजह से। ऑब्सोलेसेंस मीन्स घिसने की वजह से, सामान यूज़ करने से घिसता है, तो इन चीज़ों की वजह से अगर आपके एसेट की वैल्यू फॉल हो रही है वो कहलाता है आपका डेप्रिसिएशन। एंटिटी, एंटिटी का मतलब है कोई भी इकोनॉमिक यूनिट जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करे, यानी कि कोई भी बिजनेस फर्म जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करे यानी अर्न करने के लिए एक्टिविटीज़ करे वो एंटिटी कहलाती है, यानी एक बिजनेस एंटरप्राइज।
इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब है वो व्यक्ति जो कि अपने डेट्स को पे करने की पोजीशन में नहीं है, यानी कि अपने कर्जे पे करने की पोजीशन में नहीं है, वो व्यक्ति इंसॉल्वेंट या वो फर्म इंसॉल्वेंट कहलाती है। प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर वो व्यक्ति है जिसने पैसा लगाया है बिजनेस में और बिजनेस के सारे रिस्क्स झेल रहा है, यानी सिंपल भाषा में ओनर ऑफ द बिजनेस। रिबेट, रिबेट रिडक्शन है प्राइस में जो कि एक सेलर देता है जब वो गुड्स सेल कर चुका है। डिस्काउंट और रिबेट में यही डिफरेंस है, डिस्काउंट सेलिंग के टाइम पे दिया जाता है और रिबेट सेल्स के बाद दिया जाता है कुछ कारणों की वजह से, और ज़्यादातर वो कारण होते हैं कि जो सेल किया एक फर्म ने वो परचेज़र के मापदंड पे नहीं बैठ रहा है एग्जैक्टली, तो परचेज़र उससे प्राइस रिड्यूस करवाता है, यानी वो रिबेट कहलाती है। मे भी हो सकता है कि वो जो क्वालिटी चाहता था वो नहीं मिली उसको, या हल्का फुल्का डिफेक्ट मिला, तो वो फिर प्राइस रिड्यूस करवाता है परचेज़र। तो ऐसा रिडक्शन ऑफ प्राइस जो कि सेल होने के बाद किया जाए वो रिबेट कहलाता है। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वो व्यक्ति हैं जो कि अपने डेट्स को पूरी तरह से पे करने की पोजीशन में है। नाउ स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज ओवर, द बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। नाउ आई एम गिविंग द notes, these notes in the PDF, and the PDF will be attached with this video. You can get your notes from there. Okay.